नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ट्रंप के फैसले को लेकर बड़ा खुलासा है। बड़ी खबर, ट्रंप के फैसले को लेकर बड़ा खुलासा। ग्लोबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान को लेकर ट्रंप के फैसले साफ नहीं है। ईरान को लेकर ट्रंप के फैसले साफ नहीं है। ट्रंप को 5 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। ईरान पर नियंत्रण पाने के लिए सैनिकों की जरूरत। रिसर्च में दिया गया है इराक का उदाहरण। बड़ी खबर, ग्लोबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पाओलो वॉन शिराक ने कहा है कि ट्रंप के फैसले तेजी से बदलते रहते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में अगला कदम क्या उठाएंगे। उन्होंने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि यह भी साफ नहीं है कि ट्रंप के पास युद्ध खत्म करने या हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। वॉन शिराक ने कहा कि एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि युद्ध खत्म होने की ओर है, हालात शांत हो रहे हैं और शायद कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वो चेतावनी देते हैं कि अगर ईरान हॉर्मुज नहीं खोलता तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप आखिर क्या चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए उनके पास क्या साधन है, ये साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। वॉन शिराक ने यह भी कहा कि ईरान के बड़े आकार और बड़ी आबादी को देखते हुए अमेरिका के लिए उसे पूरी तरह झुकाना आसान नहीं होगा। उन्होंने इराक का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कई सालों तक 1.5 लाख अमेरिकी सैनिक तैनात रहे थे और अगर ट्रंप ईरान पर नियंत्रण चाहते हैं तो उन्हें करीब 5 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। तो रिसर्च में एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है और जो ट्रंप कह रहे हैं, जो नीति उनकी है, वो स्पष्ट नहीं है। बहुत साफ शब्दों में यहाँ पर कह दिया गया है, बता दिया गया है। तो ट्रंप के फैसले को लेकर ये बड़ा खुलासा आ रहा है जीपीआई की तरफ से, ग्लोबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि किस तरह से यहाँ पर ट्रंप जो है वो अपने फैसलों को लेकर क्लियर नहीं है, वो क्या चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कर्नल दिनेश शर्मा जी भी बने हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से फैसला सामने आया है, ग्रुप कैप्टन आशीष जी, आपसे हम समझना चाहेंगे इस फैसले के बाद आखिर क्या कुछ स्थितियां बनेगी, क्योंकि ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि यहाँ पर ट्रंप बिल्कुल साफ नहीं है, पल पल में अपने फैसले बदलते रहते हैं, यानी उनका कोई भी ऑर्डर क्लियर नहीं होता कि वो चाहते क्या है और क्या स्ट्रैटेजी है। गीतू, अमेरिका की किसी भी स्टडी पे पिछले 3 दशकों में मैंने अमेरिका को पढ़ने की कोशिश की है। अमेरिका की किसी भी स्टडी पे और वहां के जो मेन स्ट्रीम ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रिंट मीडिया है, चाहे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ये सारी पेंटेड और पेड स्टडीज होती हैं गीतू। जॉर्ज सोरोस और उस तरह के दूसरे लोग जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका में हैं, हमारे देश में भी इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, उनका ये बैकडोर चैनल पे गेम चलता रहता है कि इस तरह के रिपोर्ट्स को पब्लिश करके यूएस प्रेसिडेंट ने, मैं उनकी एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, बट उन्होंने बहुत क्लियरली परसों गीतू बोला है व्हाइल शिफ्टिंग प्लेन्स, एयरक्राफ्ट से हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, कि इफ मे बी आई हैव अ प्लान, आई डोंट हैव अ प्लान, बट व्हाई वुड आई टेल अ रिपोर्टर अबाउट माय प्लान्स, व्हाई वुड आई डिक्लेयर माय। अगर इस तरह के वॉर में वो डिक्लेयर करने लगे कि वो हॉर्मुज को अटैक करने वाले हैं या खार्ज आइलैंड में अपने स्पेशल फोर्सेस को भेजने वाले हैं या न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने वाले हैं, तो इसका सारा मतलब ही खत्म हो जाएगा। वो इंडिकेट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो मेजर पॉलिसी चीजें हैं वो अपने कांग्रेस तक को नहीं बताया है। तो ये जो एनालिसिस और जो रिपोर्ट्स और जो ये इस तरह की स्टडीज आती है ना, इस पे किसी किस्म का कोई विश्वास करने का जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि इस मिशन पे ट्रंप हैज अ वेरी क्लियर एजेंडा। The agenda was to control and contain the spreading influence of radical Islam. इसके लिए उन्होंने इजराइल के कंधे का सहारा लिया। ईरान उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यही ग्लोबल लीड है इस पूरे मिशन का और इसकी वजह से उनको क्रश करना जरूरी है। कितना क्रश कर पाएंगे ये समय बताएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दूसरी फोर्सेस भी इन्वॉल्व होती हैं गीतू। लेकिन आप ये सोचें कि अमेरिका इसके सपोर्ट में नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका के जितने भी सेंटर एंड राइट थिंकिंग लोग हैं वो इस मिशन के सपोर्ट में जी। बिल्कुल। और अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले एक बड़ी खबर,
महायुद्ध के बीच ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिली है। बड़ी खबर आ रही है, महायुद्ध के बीच ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका पोल एजेंसी के ताजा आंकड़ों में दावा किया गया 63% लोगों ने ट्रंप के कामकाज को नापसंद किया है। सर्वे बता रहा है कि 63% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रंप के कामकाज को नापसंद किया है। सर्वे हुआ है अमेरिका पोल एजेंसी की तरफ से। जो ताजा आंकड़े हैं वो ये दावा कर रहे हैं ट्रंप को लोग पसंद नहीं करते, उनके कामकाज को पसंद नहीं कर रहे हैं। और कर्नल दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे ये जो दावा किया गया है क्या ये वाकई जेन्युइन है, क्योंकि लगातार अमेरिका के लोग इस बात से तो परेशान नजर आ रहे हैं, ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं वो उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये तो उनके देशवासियों का सोचना है कि ट्रंप साहब जो फैसले ले रहे हैं वो ठीक है या गलत हैं। मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये समझ सकता हूं कि ट्रंप साहब जो है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और प्रोफेशनल टाइप के जो है कभी कभी वो स्टेटमेंट्स दे देते हैं, और कई बार देखा गया है कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंटों से बैक ट्रैक भी किया है। उदाहरण के लिए एक जीता जाता उदाहरण है कि जिस समय उन्होंने चाइना के ऊपर 130 या 140% का टैरिफ अनाउंस किया, और जैसे ही चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल जो है उसकी सप्लाई बंद कर दी, उसी समय जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि चलो हम आपको 90 दिनों का और समय देते हैं, तब तक के लिए ये टैरिफ जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। खैर, ये पुरानी बातें हैं। अभी हाल ही के दिनों में जिस प्रकार से वो स्टेटमेंटें देते हैं और उसके बाद चेंज कर जाती हैं, ये भी एक कारण हो सकता है कि जिससे कि अमेरिकन लोगों के अंदर उनकी विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा है। मैं इस बात से एग्री हूं कि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, चाहे वो तेल है, चाहे वो रेडिकल लोगों को जो है वो खत्म करना चाहते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा नैरेटिव जो है अमेरिकन्स वो देते हैं कि पिछले 1979 के बाद से ईरान जो है वो अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान कहता था, और हर रोज जो है वो एक अपना रेजोल्यूशन या अपना माइंडसेट को वो कहता था डेथ टू अमेरिका। वो हर बार जो है अमेरिका का सबसे बड़ा जो है विरोधी बन के उभरा था मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि अमेरिका ईरान को कमजोर करना चाहता है। और दूसरा जो अभी 2 दिन पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी थी कि हमने ईरान को जो है जहां हमारे अमेरिकन के ऊपर, जहां हमारे अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर जो भी व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी, हम उनको मार देंगे, वी विल किल देम। तो इस प्रकार का जो नैरेटिव जो है अमेरिका ने बनाया हुआ अमेरिका के ईरान के वर्खिलाफ। इसके साथ साथ जो है अमेरिका के अपने भी बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अगर किसी प्रकार से वो ईरान को कमजोर कर देता है, जहां आने वाले दिनों में जिसकी संभावना कम है, अगर ईरान जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वह कुर्दिश की ईरान जो है उनके संबंध कुर्दिश के साथ वैसे ही अच्छे नहीं हैं, तो अमेरिका अगर कुर्दिश को भी इस जंग के अंदर इन्वॉल्व करता है, उनके द्वारा जो ग्राउंड अटैक करता है, और आने वाले दिनों में अगर कुर्दिस्तान एक सेपरेट बन जाता है, ईरान का विभाजन बन जाता है, तो इसकी इम्प्लीकेशन या रेमिफिकेशन बहुत ज्यादा होगी। क्या आप सोचेंगे कि रशिया या चाइना के बगल में आके ईरान के अंदर जो है अमेरिका अपने नवल बेसिस या अपना बेसिस बना ले? सो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन है और ये युद्ध की स्थिति किस तरफ को जा रही है। लेकिन अभी के हालात से जब पिछले 24 घंटों से लगता है कि युद्ध का जो क्षेत्र है उसको ईरान बढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में रमेश जी, आपसे भी समझना होगा, बहुत सही बात यहाँ पर कही गई है कि देखिए जिस तरह के ये बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, रिसर्च स्टडीज बता रही हैं, जाहिर सी बात है ट्रंप अपना प्लान आउट नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल ये अगर हम समझने की कोशिश करें ट्रंप सोच क्या रहे हैं और क्या उन्होंने ईरान को कमतर आंका था, जिस तरह से ये नए नए फैसले रोज निकलकर सामने आते हैं ट्रंप की तरफ से, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी अब उन्होंने चेतावनी दे दी है, तो क्या कोई भूल हो गई है ट्रंप से ये आकलन करने में कि ईरान कितना हद तक उनके लिए परेशानी बन सकता है? नहीं गीतू, मैं इस बात को ज्यादा इत्तेफाक नहीं इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि किसी भी शासक का ये स्ट्रेटेजिकल एक पॉइंट होता है कि ये तो कहेंगे कि हम सीधे दरवाजे से आपके घर में आएंगे, लेकिन आना उनका खिड़की से है।
ये स्ट्रेटेजी मुझे लग रहा है ट्रम्प शुरू से अपनाते आए हैं। जी। एक कोई फैसला लेते हैं, जब तक व्हाइट हाउस में उसको प्रिंट किया जाता है, उसको टाइप किया जाता है, पता चलता है, उसी दरमियान उसी फैसले में वो दूसरा फैसला ले लेते हैं। हो सकता है इस तरीके के डिसीजन और इस तरीके के फैसले को सार्वजनिक करने के पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है। और विशेष तौर पे इस ऐसे मौकों में जब कोई वार होता है, किसी से लड़ाई होती है, तो दूसरों का ध्यान भटकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए ये मुझे लगता है तरीका अपनाना बिल्कुल। अच्छा होता रमेश है। जी, और जिसका यहाँ पर बखूबी ये भी देखिए, क्या ये अमेरिका के ऑपोजिशन को भी गुमराह करने का एक तरीका है ट्रम्प की तरफ से? नहीं, मुझे लगता है ये भी हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी चाहिए जिस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, इजराइल। इजराइल भी अब अच्छी तरीके से समझ गया। इजराइल के साथ में जो उन्होंने वादे किए थे, यही कहा था कि 1 2 3 दिन में इस पूरे वार को हम समेट लेंगे और जी। ईरान को अपने कदमों में लाके डाल देंगे। लेकिन वैसा हो नहीं पाया है, क्योंकि इजराइल मुझे लगता है कि ईरान और अमेरिका से ज्यादा जो खामियां और जो नुकसान इस समय इजराइल भुगत रहा है ना, वो बता भी नहीं सकता। अपना दर्द वो बयां भी नहीं कर सकता है। देखो, सब चीजों दोनों तरफ से ये चीजें हो रही हैं। नुकसान बिल्कुल। जितना इस समय हो रहा है उसका आकलन अभी आप कर नहीं सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि जो ये कहा जा रहा है कि मीडिया पे कल से हम लोग देख रहे हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के जो बड़े जो नेता हैं या जी। बड़े फॉर्म है, हाँ, ग्लोबल हाँ, फॉर्म है, हाँ। वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहे हैं कि वो अगर हस्तक्षेप करें तो हो सकता है ये वॉर को रुका जा सकता है। और जी। वो भी कल हो गया है। कल प्रधानमंत्री की टेलीफोनिक वार्ता वहां के ईरान के राष्ट्रपति के साथ में हुई है। लेकिन 12 घंटे बीतने के बाद में भी कोई फैसला ऐसा नहीं हो पाया कि मोदी जी के कहने पे ये सब हो जाए। मुझे बिल्कुल। लगता है यहाँ पे एक प्रतिष्ठा वाला एक युद्ध हो गया है। जी, जी। ना इसमें अमेरिका हार मानना चाह रहा है, ना इसमें ईरान हार मानना चाह रहा है। हाँ। तो ये बहुत लंबा खिंचेगा, और जितना लंबा खिंचेगा उतनी जनहानि, नुकसान इन तीनों बिल्कुल। और देशों का इसके साथ होता हम देख रहे रहेगा। हैं विश्व उसके के साथ बाकी साथ देश भी इसकी चपेट में आ गए हैं, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन हाँ, हम देख रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं सभी देश प्रभावित हो रहे हैं। एक बड़ी खबर इस बीच, जंग के बीच इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आता है। एक बड़ी खबर, इजरायल को युद्ध जारी रखना चाहिए, इजरायल कैट्स कह रहे हैं। इजरायल के लोग मजबूत हैं, तो युद्ध को जारी रखने का पक्ष यहाँ पर जाहिर किया है रक्षा मंत्री ने। जंग के बीच इजरायली रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान, और ऐसे में इजरायल को युद्ध जारी रखना चाहिए, इजरायल कर्स कह रहे हैं। इजरायल के लोग मजबूत हैं, तो इजरायल के लोगों की मजबूती बता रहे हैं और इस युद्ध को जारी रखने के पक्ष में है इजरायली रक्षा मंत्री। और यहाँ पर साय जी, आपसे हम समझना चाहेंगे सर, ऐसा अगर ये बयान सामने आता है इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से, कितना सही है और आप इसे कैसे देखते हैं? गीतू, इजराइल ये समझ चुका है पिछले 1 1.5 सालों से, 1.25 सालों से, कि ये उनका आखिरी मौका है कंटेम्परेरी टाइम्स में ईरान को बैलेंस आउट करने का। खुदा न खास्ता अगर ट्रंप मिड टर्म हारते हैं और उनके पास टोटल के 2.5 साल, 2.25 3 साल बचे हैं अपना सेकंड टर्म पूरा करने के लिए, आफ्टर ट्रंप अगर रिपब्लिकन्स वापस जीतते हैं, जेडी वांस या मार्को रूबियो, दोनों में से जो भी वहां का प्रेसिडेंट बने यूएस का, वो इतना डायरेक्ट और इतना बोल्ड स्टेप्स नहीं ले पाएंगे अगर अब उनका बैकग्राउंड चेक करें। और अगर डेमोक्रेट्स जीतते हैं तो गॉड सेव अमेरिका। इस बात को इजराइल समझ चुका है, इसीलिए इस वॉर को इजराइल जितना ज्यादा खींचना चाहेगा, वो जानते हैं उनके लिए अच्छा होगा, ताकि ईरान की मिलिट्री पावर, ईरान का इन्फ्लुएंस ऑन हिजबुल्ला, हमास, होतीस और लेबनान में उनकी प्रेजेंस हार्डवेयर के फॉर्म में, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, उनको जितना डिग्रेड अभी कर सकते हैं कर लें, क्योंकि ये मौका इजराइल को आने वाले दिनों में बहुत बहुत बार नहीं मिलेगा और इस ताकत के साथ नहीं मिलेगा जैसा ट्रंप की लीडरशिप में मिल रहा है। तो ये उनका कंसिडर्ड कॉल है मिडवे थ्रू दिस फाइट, कि ट्रंप भी हो सकता है अमेरिका में अपना पॉपुलैरिटी खो रहे हो। मिड टर्म पे इसका क्या असर पड़ेगा, नो वन कैन प्रेडिक्ट। डेमोक्रेट्स पूरी तरह से अपने देशवासियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं अमेरिका में। तो इजराइल डेस्परेट है कि ईरान को जितना मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चरली डैमेज कर पाओ अभी कर दो, ताकि जो खतरा 50 साल बाद आने वाला था वो 60 साल बाद या 70 साल बाद आए। जी की तू बिल्कुल। और ऐसे में साहिल सर, हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अगर जिस तरह से इजरायली फैसले ले रहा है, इसमें हमें ये भी देखना होगा कि एक सुपर पावर के साथ मिलकर लड़ना और उनका भरोसा हासिल करना, क्या इजरायल की छवि पूरे विश्व में बदलती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, छवि देखें, यूरोप हमेशा से इस बात को समझता रहा है कि इजराइल
जो ये ज़ायनिज़्म है ना, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, जी। इंतफादा, ग्लोबलाइज इंतफादा। आपको लगता है कि मिंत्रा या ईयू की वो जो चेयरपर्सन है उर्सुला, या इंग्लैंड के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों को ये पता है कि ईरान की वजह से रेडिकल थॉट्स वाले लोग कितनी ज्यादा तेजी से फैल रहे थे? इसीलिए उनका इजराइल के पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है यूरोप का। लेकिन वो उनके यहां भी ये कैंसर इतना फैल चुका है उनकी सोसाइटी में। लंदन के मेयर को यूएस प्रेसिडेंट ने ठग, गुंडा गुंडा बोला था कि अपने न्यूयॉर्क के मेयर को वो नहीं बचा पा रहे हैं, जी। उनके खिलाफ काम नहीं कर पा रहे हैं, सोमालियंस को नहीं बैलेंस आउट कर पा रहे हैं। तो इसराइल का कोई इमेज खराब नहीं हुआ है। सबको पता है कि इसराइल के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उनको खत्म करने की एक ग्लोबल चेष्टा है। जी, हाँ। इस वॉर के समय में भी गीतू, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने परसों फिर से एक बार बोला है कि जी। हम इस्लामिक नेशंस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, इसीलिए मैं ट्रंप के इस एक्शन के पर्सनली सपोर्ट में हूं। उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद ग्लोबल डेमोग्राफी को रूल करना है, चेंज करना है। इस पे वो काम कर रहे हैं और इसीलिए बार बार वो इस्लामिक इस्लामिक खमैनी साहब मरने से कुछ समय पहले बोल के गए थे कि एक रिलीजियस वॉर हो जाएगा अगर अमेरिका ने, दे वांटेड टू अलाइन दिस थॉट प्रोसेस। उनका भी मिशन डीप है, 50 साल आगे का है, इसलिए इसको इस समय तोड़ना जरूरी था गीतू। जी बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, इजरायल के डिमोना पर ईरान का बड़ा हमला। इजरायल के डिमोना पर ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान ने डिमोना पर मिसाइलों से अटैक किया है। ईरानी मिसाइल ने टारगेट पर सीधा हमला किया है। ईरान ने करीब 1200 किलोमीटर दूर टारगेट हिट किया। ईरानी हमले से डिमोना में 12 जगहों पर तबाही देखने को मिली है। डिमोना में इजरायल का एटमी सेंटर है। डिमोना में शिमोन पेरेस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि ईरान ने अटैक किया है, डिमोना पर मिसाइलों से हमला किया है। तो इजरायल के डिमोना पर ईरान का ये बड़ा हमला माना जा रहा है। ईरान ने करीब 1200 किलोमीटर दूर टारगेट हिट किया है और ईरानी हमले में डिमोना में 12 जगहों पर तबाही के निशान भी देखे जा रहे हैं। तो डिमोना में इजरायल का एटमी सेंटर, डिमोना में है शिमोन पेरेस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। तो लगातार जिस तरह खबरें सामने आ रही है और कहीं ना कहीं डिमोना को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। कर्नल साहब, आपसे समझना चाहेंगे इस हमले को लेकर, देखिए क्या कुछ ईरान सोच रहा है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान इजरायल में किया जाए? देखिए, ऐसा है कि जो मैं समझ रहा हूं कि इस युद्ध के अंदर आप एक नई टारगेट को जब टच कर रहे हैं तो उसके काउंटर में जो है वो कंट्री जो है उस टारगेट्स को एनिमी कंट्री के उधर बर्बाद कर रहा है। जैसे देखिए, अभी तक जो है किसी भी ऑयल इंस्टॉलेशन या किसी भी न्यूक्लियर पोर्शन के ऊपर अटैक नहीं हुआ था जब से ये युद्ध शुरू हुआ। सबसे पहला अटैक जो है खार्ग में जो है उनका आइलैंड है, जहां से कि ईरान का पूरा तेल जो है एक्सपोर्ट होता है और बाकी फैसिलिटीज है, उसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद जो है ईरान ने रिटेलिएशन के अंदर सऊदी अरबिया और बाकी गल्फ कंट्रीज के जो उनकी तेल की इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर किया। अभी कल जो है अमेरिका और इजराइल की तरफ से नताज के ऊपर जो है, जो उनका एटॉमिक सेंटर है, जहाँ एटॉमिक इंस्टॉलेशन है, उसके ऊपर हमला किया था। और उसके काउंटर में जो है ईरान ने जो है इजराइल के डोना के ऊपर जो है हमला किया। देखिए, इसमें बात निकल कर ये आ जाती है कि आप जिस प्रकार का, ईरान ये साबित करना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम भी उसका जो है उसी प्रकार से रिटेलिएट करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही एक डरावने वाली घटना है कि आप एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर फायर कर रहे हैं। अगर बाई चांस किसी कारणवश जो है डिमोना का जो है जी। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के ऊपर कुछ रेडियो एक्टिविटी लीक होती है तो उसकी बहुत फार रीचिंग रेमिफिकेशन होगी। और इसके साथ जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से भी उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रकार से चिंता जाहिर की है कि किसी प्रकार का जो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। जी। और इसके साथ साथ रशिया ने भी अपना जो है गुस्सा जाहिर किया कि इस प्रकार से जो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर जो है
हमला किया जा रहा है ईरान के ऊपर। बिल्कुल। तो और देखिए ऐसा अभी नहीं, जी जी, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इन एथिक्स को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ऊर्जा सप्लाई को लेकर G7 देशों का बड़ा बयान। ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। ऊर्जा सप्लाई पर यूरोपीय संघ ने किया G7 का समर्थन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी और कनाडा समेत G7 देशों और यूरोपीय संघ ने कहा है कि वो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को तैयार है। साथ ही उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट सहित दूसरे समुद्री रास्तों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण भी बताया है। तो G7 देशों ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि वो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। रमेश जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, किस तरह के कदम अब उठाए जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है G7, G8, ब्रिक्स और G20 जितने भी ग्लोबल स्तर के जितनी फोरम है, मुझे लगता है आगे आना चाहिए और बैठ के समाधान निकालना चाहिए। अब ये बात 12 तारीख को इराक की तरफ से कह दी गई थी और दोनों तरफ से ये बात कह दी गई थी, फिलहाल कोई किसी भी एटमी प्रोजेक्ट पे कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन आज वो ईरान की तरफ से हो चुका है। अब बिल्कुल कर्नल साहब ने सही बात कही। अगर इसका रेडिएशन या ये इसका जरा सा डिस्यूज अगर भी बाहर निकल आता है तो जनमानस को, कितने देशों को प्रभावित कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसकी भयावहता हम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये युद्ध रुकना चाहिए और किसी भी तरीके से पूरे ग्लोबल लीडर जितने भी हैं उनको बाहर आके करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि देखो तल्ख जो सच्चाई है उससे हमें इग्नोर नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी तरीके से इजराइल जानता था कि अगर मैं सिंगल हैंडली अगर ईरान के ऊपर हमला करता हूं, नहीं करूंगा, क्योंकि ये पिछले 20-25 साल से वो इसकी तैयारी में था कि हम ईरान को समेट लेंगे, इस तरीके करेंगे। यही कारण था उन्होंने अमेरिका का साथ लिया और अमेरिका का साथ लेते लेते जिस दिन हमला करना था उसके 12 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुला के आनन फानन में उनसे भी अप्रत्यक्ष रूप से हामी भरपाई, सहमति जताई, लेकिन बावजूद भी ईरान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उससे होता है कि दोनों देश जो सामने वाले लड़ रहे हैं उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। खुदा न खास्ता अगर किसी तरीके से या ग्लोबल स्तर से किसी के कहने पे या मोदी जी के कहने पे इन्होंने युद्ध से हाथ पीछे खींच लिए जी, बिल्कुल। तो देखना होगा कि अब ये युद्ध किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगातार जो तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वहां पर क्या कुछ गतिविधियां होंगी आने वाले समय में। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।